सरफेस टेंशन। आज हम लोग देखेंगे सरफेस टेंशन। तो इसमें हम लोग देखेंगे, विचार करेंगे कि ए पिन जेंटली प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इट स्विम। जबकि लोहा का पिन होते हुए भी वह तैरने लगता है जब उसको युक्ति पूर्वक हम पानी की सतह पर रखते हैं। तो इंसेक्ट रन्स ऑन वाटर सरफेस। हम देखते हैं कि जब तालाब किनारे जाते हैं तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे कीड़े जो है आराम से दौड़ रहा है पानी के सतह पर। इफ वन ऑफ द कॉटन क्लॉथ इज प्लेस्ड इन द वाटर देन टोटल गेट्स वेटेड। जब हम किसी क्लोथ के मतलब सूती कपड़े को, कॉटन क्लोथ सूती कपड़े को हम पानी के उसके एक छोर को पानी में डालते हैं तो देखते हैं वो पूरा भीग जाता है। ठीक है। अब द कॉटन यूज टू लाइट द दीपक इट डजंट wholly gets fired till the oil present in the deepak and so on. Why it is so? जब दीपक को हम जलते हुए देखते हैं कि दीपक का में जो बाती रहता है उसका मात्र एक छोर जलता है, बाकी छोर नहीं जलता है, उसी से रोशनी, और तब तक वो एक छोर जलते रहता है जब तक पूरा का पूरा तेल समाप्त नहीं हो जाता है। जो ही पूरा तेल समाप्त हो जाता है तब जाके पूरे आग लगता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर केवल एक छोर तक जो है वो तेल का सप्लाई कैसे होते रहता है जब दूसरा छोर जो है तेल में रहता है। तो सारा का सारा हम लोग और बहुत सी प्रकृति में इस तरह की घटनाएं हैं जो कि हम सरफेस टेंशन के आधार पर देखेंगे। द फ्री सरफेस। सरफेस टेंशन क्या है? द फ्री सरफेस। यहाँ फ्री सरफेस मतलब वह लिक्विड का वह सतह जो पानी और हवा को अलग करता है, यानी हवा के संपर्क में जो सतह है वही हम फ्री सरफेस कहते हैं। तो फ्री सरफेस ऑफ द वाटर बिहेव्स लाइक स्ट्रेच फिल्म दैट कैन हैव कैपेसिटी टू बियर द लोड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन कैपेसिटी। द वेरी फोर्स which can hold the load here is called the surface tension। समझे? हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि पानी का सतह या कोई भी लिक्विड का जो स्वतंत्र सतह है जो हवा के संपर्क में है, वह उस पर एक तनी हुई झिल्ली के जैसा व्यवहार रहता है, और वह तनी हुई झिल्ली जो है अपने धारिता के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार एक ये को सहन कर सकता है, एक भार को वह सहन कर सकता है, कीड़े को वह आराम से अपने सतह पर दौड़ने देता है। ठीक है। अब तो हम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को यहाँ पर दर्शाए हैं। तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पर हम ये कल्पना करते हैं कि ये एक रेखा है ए बी, यही रेखा है। तो ये रेखा स्थिर अवस्था में इस पर दोनों ओर परपेंडिकुलर एक तरफ बल लगता है, और इस बल को संतुलित करने के लिए दूसरी तरफ यहाँ पर एक बल लगता है। तो एक रिएक्शनल फोर्स हुआ, दूसरा एक्शनल फोर्स हुआ। एक एक्शन है और दूसरा रिएक्शन है। ठीक है। तो यही यहाँ पर जो रिएक्शनल फोर्स है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ रिएक्शन फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी पर यूनिट लेंथ। रिएक्शनल फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम यहाँ पर सरफेस टेंशन कहते हैं, जो कि आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेंथ है, यहाँ पर फोर्स है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ।
अब हम मान लिया कि कोई सरफेस एरिया है, इस पर हम F बल लगाते हैं और थोड़ा सा ये विस्थापित हो जाता है डेल्टा एक्स से पहले, और इसकी लंबाई L था, तो इस तरह से क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई वह L डेल्टा एक्स हुआ। ये क्षेत्रफल है ना। यहाँ पर क्षेत्रफल लिखाएगा जो कि गलती से भी लिखा गया, कोई बात नहीं। तो ऐसे तो यही जो है दोनों तरफ डेल्टा एक्स से गुना कर दिया ऊपर नीचे, तो किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखते क्या है कि बल गुना विस्थापन कार्य होता है, और यहाँ लंबाई गुना चौड़ाई यह क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो यही कार्य प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए, मतलब मान लिया कि ए क्षेत्रफल है, इसमें हमको फैलाने में जो काम करना पड़ता है वो W काम करना पड़ता है। तो एक क्षेत्रफल को फैलाने में हमको कितना काम करना पड़ा, W/A। तो यही जो वर्क डन है वह ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, है तो सरफेस टेंशन यहाँ पर, तो सरफेस टेंशन पर यूनिट, ये सरफेस टेंशन क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया है ऑफ फ्री सरफेस, इसी को लिखा। दस वी कैन ऑल्सो डिफाइन सरफेस टेंशन एज एनर्जी एसोसिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है, अब यहाँ पर बल बटा लंबाई है, तो बल की इकाई न्यूटन होता है, लंबाई की इकाई मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। फिर हम इसको ऊर्जा के रूप में लेते हैं, ये एरिया है यहाँ पर, तो ऊर्जा के लिए जूल है और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर है। तो इस प्रकार से इसका यूनिट जो है जूल पर मीटर स्क्वायर भी हो जाता है। अब हम चलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। वास्तव में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या चीज़ है, तो देखिए, व्हेन ए लिक्विड इज प्लेस्ड इन द पॉट, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड साइड, पॉट इज कर्व्ड, मतलब फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड और लिक्विड साइड इज कर्व्ड। ठीक है, मतलब ये कहा गया है कि जब किसी द्रव को किसी पात्र में रखे जाते हैं तो क्या होता है, उसका मुक्त तल वक्र होता है। तो यहाँ पर वक्र हुआ, तो इसमें भी वक्र हुआ, इसमें भी वक्र हुआ, इसमें क्या हुआ, अवतलाकार हुआ, और इसमें क्या हुआ, वक्र हुआ, उत्तलाकार हुआ। ठीक है, नाउ वी इमेजिन ए बी, ये ए बी को हम इमेज किया, ए बी को इमेज किया। ठीक है, ए बी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देन एंगल सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। और इस प्रकार से जो यहाँ पर हम देख रहे हैं द्रव के अंदर विद इन द लिक्विड, ठीक है, जो एंगल बना उसी को एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। इसी के बारे में यहाँ पर 1 नंबर दर्शाया गया है और यहाँ पर 2 नंबर दर्शाया गया है। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है। अब कहता है इफ द वॉल ऑफ द पॉट या वेसल, जो कहते हैं बीइंग वेटेड बाय द लिक्विड देन द सरफेस इज कनकेव। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो पात्र की दीवार को भिंगोती है लिक्विड, उसको उस पात्र में डालते हैं तो उसका तल अवतल होता है। जैसे उदाहरण के लिए कांच के बर्तन में या कांच का जो जार है उसमें हम पानी को रखते हैं तो उसका मुक्त तल अवतल होता है। एंड द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट, और ऐसी परिस्थिति में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, एक्यूट होगा। यहाँ पर देखिए, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट देखते हैं 90 डिग्री से कम है। दूसरी केस में हम लेते हैं, देखिए, इफ द लिक्विड डजंट वेट द वॉल ऑफ द पॉट या वेसल देन द सरफेस इज कनकेव एंड द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूस। ऐसी परिस्थिति में एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है ऑब्ट्यूस। तो दूसरा स्थिति में हम देखें, हम एक ग्लास का पात्र है उसमें मरकरी रख देते हैं तो मरकरी का
तल कैसा हो जाता है, उत्तल होता है, और उत्तल में एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वह ऑब्ट्यूस होता है। ऑब्ट्यूस मतलब 90 डिग्री से अधिक हुआ। तो इस प्रकार से हम एंगल ऑफ कांटेक्ट को भी जान गए। सरफेस टेंशन में हम एक बात जानते हैं कि सरफेस टेंशन जो है अणुओं के बीच लगने वाले बल के कारण होता है। अब ये अणु जो है अगर समान प्रकार के हों, सिमिलर टाइप के हों, तब क्या होगा? जब सिमिलर, तो उसके बीच जो बल लगता है उसको संसंजन बल कहते हैं। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, उसको कहते हैं हम कोहेसिव फोर्स। ये आप बच्चे क्लास में जानते होंगे। और जो असमान अणु के बीच लगता है, फोर्स एक्टिंग among the dissimilar molecule is called adhesive force। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि पानी का एक अणु दूसरे अणु को एक दूसरे से जिस बंधन से बंधा हुआ है, वो फोर्स जो है दोनों के बीच जो फोर्स लगता है, या मरकरी का एक अणु मरकरी के दूसरे अणु को जो बल लगाता है, वह क्या होता है? सिमिलर टाइप का मॉलिक्यूल है। सिमिलर मतलब एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है, इसीलिए वह बल क्या कहलाता है? कोहेसिव फोर्स कहलाता है। कोहेसिव फोर्स, ठीक है। इसी को हिंदी में कहते हैं संसंजन बल। संसंजन बल, इसको यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं, ये बच्चा क्लास में पढ़े हैं। डिसिमिलर वाला मेंशन किए हुए हैं। देखिए यहाँ पर द फोर्स एक्टिंग एमंग द डिसिमिलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। यानी जब असमान अणुओं के बीच बल लगता है। असमान अणु जैसे क्या कहलाता है? मरकरी हो और उसको एक कांच के बर्तन में रखा गया है, तो इस वाल और मरकरी के बीच जो बल लगता है, यह बल असमान अणु हुआ। या यहाँ मरकरी के जगह पर पानी ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, तो वाटर और इस पात्र के दीवार के बीच जो बल लगता है, या किसी कागज़ के टुकड़े पर हम गम लगा देते हैं, तो गम और कागज़ के टुकड़े के बीच, गम अलग मॉलिक्यूल्स का है, कागज़ का टुकड़ा अलग मॉलिक्यूल्स है, तो उसके बीच जो बल लगता है वह क्या होता है? असमान अणु के बीच बल लगा, तो यही बल क्या कहलाया? आप जानते हैं, ये एडहेसिव फोर्स कहलाया। प्रचार में भी देता है, फेविकोल के प्रचार में एक ग्रेट एडहेसिव पावर, उसमें दिखाता है कि किसी बोर्ड पर वो गम को लगा दिया, मतलब, और आदमी भूल से सड़ जाता है तो चिपक जाता है, इस तरह का उसमें दिखाया गया। तो यहाँ पर क्या है? असमान अणु के बीच बल लगता है, उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है एग्जाम्पल में। उसी को कहते हैं एडहेसिव फोर्स, आसंजन बल। उसके बाद सिलेबस में आप लोगों का है कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हम लोग जी देख चुके हैं, फोर्स बटे लेंथ या एनर्जी बटे एरिया, ठीक है। फिर मतलब राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, तो ये मान लिया कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में भी जान गए। अब इस एंगल ऑफ कांटेक्ट सरफेस टेंशन के बीच जो रिलेशन है यहाँ पर सारा दिया हुआ है। ये डेंसिटी है और आर बी द एरिया रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। इसमें पानी की ऊंचाई h ऊंचाई तक चढ़ जाता है। तो ये फार्मूला से दिया गया है। इसी फार्मूला के आधार पर आप आगे भी देख सकते हैं। इसमें क्या
कि ये R और H वेरिएबल लेते हैं, ये R है और ये H है, इसी में ये R है और ये H है, देखिए दोनों वेरिएबल लेते हैं। अब बाकी सबको इधर फेंक देते हैं, तो 2t cos थीटा और उसके बाद रो जी, ये सब का मान कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आर एच इजकल टू कांस्टेंट। इसका जिक्र इसीलिए इसमें नहीं किया कि ये जूरिन्स लॉ है, इसके बारे में आपके सिलेबस में नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं कि जिस केस नली में जिसकी त्रिज्या आर है उसमें एच ऊंचाई तक अगर चढ़ता है पानी, चढ़ता है लिक्विड, कोई भी लिक्विड चढ़ता है, तो उसकी त्रिज्या मतलब केस नली की त्रिज्या और पानी की ऊंचाई जितना वो चढ़ चुका है, वो दोनों का गुणनफल हमेशा एक अचर राशि होती है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब कि पानी की मतलब वो जो केस नली में चढ़ती है वो क्या हो गया, कांस्टेंट बटा आर, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का एच। मतलब रेडियस का मान जितना ही कम होगा पानी की ऊंचाई उतना ही अधिक ऊपर उठती है।